स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में। तो प्लीज सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास का। आज हमारा एक टेस्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन ही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटी वीडियो है, 15 क्वेश्चन की वीडियो है, तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की वो हिंदी में ही होगी, बट जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको इंग्लिश में भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, पढ़ता हूं क्वेश्चन की। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो कभी एंड नहीं होता है और यह विचार किससे जुड़ा है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। बी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। सी ऑप्शन है परस्परता का सिद्धांत, प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेशन। या फिर डी ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि निरंतरता का सिद्धांत हुआ कैसे, तो थोड़ा सा आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो जैसे जब से भी हम लोगों ने जन्म लिया या फिर जब भी हम पेट के अंदर थे, जब से हमारा मतलब विकास होना स्टार्ट हुआ है और जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारा कभी भी जो डेवलपमेंट है वो रुकता नहीं है। तो यही जो प्रोसेस है वो कहता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ये चीज कंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी में कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। तो डेवलपमेंट जो होता है कभी रुकता नहीं है और ये कहता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो पहला हमारा का फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की यहां पर बात की जा रही है। मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया में यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या इफेक्ट डालता है, क्या प्रभाव डालता है आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, शिक्षार्थी एक ही दिशा में सोचते हैं। बी ऑप्शन है छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करते हैं। या फिर डी ऑप्शन है नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग किया जाता है। जो अधिगम यहां पर लिखा हुआ है, अधिगम को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। तो प्लीज सभी लोग अपने अपने आंसर लाइव सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कर रहा हूं। जो सेकंड है ना उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। जैसा कि मैंने आपको जो मैंने प्रीवियस कभी सीडीपी की जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी को मोटिवेट कर दिया जाए, किसी को भी कोई मोटिवेट कर दे अच्छे तरीके से, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी हो, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर चीज में, जो उसकी रुचि होती है वो उसमें और अच्छे तरीके से जग जाती है और वहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो सेकंड का जो बी ऑप्शन होगा, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए जो रुचि पैदा करना, एक इंटरेस्ट पैदा करता है, कौन सा चीज? मोटिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि बच्चों की बौद्धिक विकास। देखिए बौद्धिक विकास को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी ये आपको बताना है। साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, एरिक्सन, स्किनर, प्याजे या फिर कोहलबर्ग। ध्यान रखिएगा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी वो की थी प्याजे साहब ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकल रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के बारे में वो लॉजिकली सोचता है, वो कौन सा स्टेज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्व संचालन चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। बी ऑप्शन है मूर्त परिचालन अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सी ऑप्शन है शैस्य अवस्था यानी कि सेंसोमोटर स्टेज। या फिर डी ऑप्शन है औपचारिक परिचालन चरण या फिर कह सकते हो आप इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ध्यान रखिएगा जो मूर्त परिचालन अवस्था होती है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र का होता है, इस उम्र में बच्चा लॉजिकली हर एक ऑब्जेक्ट को देखता है, उसमें सोचता है कि आखिर ये हुई कैसे, कैसे बना, कैसे, सारी चीजों को सोचना शुरू करता है वो लॉजिकली। तो जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया है उसके लिए सॉरी।
कि निम्न में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है, एक इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट का संकेत नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में नहीं जरूर देखा करिए कि लिखा हुआ है या नहीं। ऑप्शन पढ़ता हूं, वह जो अमूर्त तरीके से सोचता है, कि जो एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचता है, बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रेटजी होती है इंटेलिजेंट बच्चों की। वह जो अपने काम को एक नए वातावरण में संयोजित कर सकता है, बिल्कुल ये भी इंटेलिजेंट बच्चे की एक खासियत होती है। सी ऑप्शन है, वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता हो। एक बार डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता हो, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ये सारी जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है, ये सारे जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जो है ये खासियत होती है। लेकिन जो डी और सी ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा, वो जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता हो। क्या किसी भी बच्चे को हम इंटेलिजेंट कहेंगे अगर वो बहुत जल्दी किसी चीज को लिख दे रहा है, निबंध लिख दे रहा है? ऐसा तो वो रट के भी कर सकता है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है ना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्षमता नहीं है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ये प्रोसेस नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्षमता नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? यहां पर नहीं लिखा हुआ है, चीज आपको ध्यान रखना है। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो नॉट रिलेटेड टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड टू द चाइल्ड। ठीक है, ऐसा बताना है कि जो बच्चे के सोशल साइकोलॉजिकल नीड से जरूरत नहीं है। ऑप्शन पढ़ता हूं, शरीर से अपशिष्ट उत्पादकों का उन्मूलन करना, यानी कि जो डेली वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको निकालते रहना। बी ऑप्शन है कंपनी की आवश्यकता, नहीं कंपनी की नीड। सी ऑप्शन है सराहना या सामाजिक अनुमोदन का आवश्यकता, यानी कि जो है उनको नीड फॉर एप्रिसिएशन करना सोशल अप्रूवल के लिए। या फिर डी ऑप्शन है नीड फॉर इमोशनल, ठीक है, यानी कि भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता करना। यानी कि आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा सोशल साइकोलॉजिकल है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो आपको दिख रहे होंगे बी, सी और डी, ये तीनों सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लेकिन जो पहला आपके सामने है, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का उन्मूलन करना, ये आपका फिजिकल वे है, ना कि जो है साइकोलॉजिकल। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ जाए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है लर्नर्स को? ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन है स्कूली जीवन की शुरुआत से उपलब्धियों लक्ष्यों पर जोर देना। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट अभी किया है, उसको क्या आप बताओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, तो ये चीज तो हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए छात्रों को कोचिंग देना। बिल्कुल, जैसे ही आपको ये सारी चीजें आपको लगे कि कोचिंग में भेजना अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तैसे ही देखते ही आप गलत करना। कभी भी नहीं कहता कोई भी बुक की बच्चों को जो है सिर्फ नंबर पाने के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत हुआ। सी ऑप्शन है छात्रों को अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल सिखाना। यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके सामने डी ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाने और उनका पोषण करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। किसी भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा है, या चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ना हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है, आप बताइए कि आपके अंदर टैलेंट है, आप उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, आप उसको अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं उसके टैलेंट को देखते हुए। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से ऐसे घर हैं आज भी इस दुनिया में जहां बच्चा मान लीजिए कि बहुत अच्छा सिंगिंग करना जानता है, गाना गाना जानता है, उसके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन लोग उसको बता नहीं रहे हैं कि हाँ तुम अच्छा गाना गा रहे हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसको एक स्टेज नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, घर वाले भी क्या सोचते हैं कि बच्चा कहीं गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा तो आराम से रह लेगा। लेकिन वो बच्चा क्या होता है, अंदर ही अंदर घुट जाता है, ना वो सरकारी नौकरी पा पाता है, ना ही लाइफ में कुछ कर पाता है, और उसका जो टैलेंट है वो वहीं का वहीं व्यर्थ हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट करूंगा, आप लोग में से जो भी अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं अपने बच्चे के आप टैलेंट को देखने की कोशिश करिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दीजिए कि अपने टैलेंट को कहीं दिखा पाए, है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है आगे। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया शायद। 8th क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक बीमारी है, छोटी सी बीमारी है डिसलेक्सिया, वो किसके साथ जुड़ा है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं,
पढ़ना विकार, जो रीडिंग जो है आप कह सकते हो विकार का मतलब आप कह सकते हो डिसऑर्डर की, यहां पर हम बात कर लेंगे। व्यवहार विकार, मानसिक विकार या फिर गणितीय विकार। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक मूवी का एग्जांपल देता हूं, तारे जमीन पर। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसमें एक लड़का होता है ईशान, वो क्या करता है, जो बी होता है उसको वो डी पढ़ता है, ठीक है, और जो डी होता है उसको वो बी पढ़ता है। कुछ इस तरीके से डिसऑर्डर हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, अक्षर को पहचानने में दिक्कत होती है, उसी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ना विकार। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्लीज जो भी नए लोग जुड़ गए हैं लाइव स्ट्रीम में, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्द से तात्पर्य क्या है, यानी कि जो आप देख सकते होंगे पाठ्य चर्चा को अगर हम इंग्लिश में कहें तो आप कह सकते हो कैरिकुलम की, यहां पर बात कर सकते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में कैरिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन पढ़ता हूं, मूल्यांकन शिक्षा, या फिर बी ऑप्शन है कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। नहीं, मूल्यांकन भी नहीं होता है कैरिकुलम में। कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, बिल्कुल नहीं, पाठ्य सामग्री से जो है कैरिकुलम का कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन है शिक्षण के तरीके और सिखाए जाने वाली सामग्री। देखिए तरीका तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन जो सिखाई जाने वाली सामग्री है ये सामग्री नहीं आती है कैरिकुलम में, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, स्कूल का कुल मिलाकर कार्यक्रम जो छात्रों को एक दिन के आधार पर अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है, एक दिन के आधार पर जो आपको प्रोवाइड की जाती है वही कैरिकुलम होता है पर्टिकुलर चीज का। जैसे कि आपको अगर याद होगा, आप कभी जब स्कूल वगैरह गए होंगे अपने बचपन में, तो आपने देखा होगा आप सुबह जब स्कूल पहुंचते थे तो एक वहीं से कैरिकुलम स्टार्ट होता था, पाठ्य चर्चा वहीं से स्टार्ट होती थी। पहले आप प्रेयर करते थे, फिर आप क्लास में जाते थे, फिर बेल बजती थी, फिर हर एक पीरियड्स होते थे, हर पीरियड में अलग अलग टीचर्स आते थे। तो ये सारी चीजें कैरिकुलम की तरफ होती हैं। बाकी ये तीनों गलत है, जो हमारा डी ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ से निर्माण करते हैं, या कथन किसका है। दुनिया को अपनी समझ से निर्माण करने का जो कथन लिखा हुआ है पूछ रहा है किसका है। ऑप्शन है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या फिर पावलोव। जो 10th है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पियाजे ने ये सारी चीजें कही थी। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनता है कि लिटिल साइंटिस्ट जो है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तब भी आप क्या बताओगे, पियाजे ही बताओगे। पियाजे जी ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ठीक है, कई बार रिपीट होता है सारा क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि कैसी सोच में एक समस्या के रूप में एक बच्चा सॉल्वर बयानों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा अगर मैं सिंपल कर दूं क्वेश्चन को तो ये कहता है ऐसा बच्चा कब ऐसी चीज को सोचना स्टार्ट कर देता है, कब ऐसा हो जाता है जब वो सच क्या है झूठ क्या है इन सारी चीजों का पता लगा सकता है। वो किस तरीके से सोचता है ताकि वो इन सारी चीजों को पता लगा सके। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं, रचनात्मक, बी ऑप्शन है सौंदर्यबोध, सी ऑप्शन है अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, या फिर डी ऑप्शन है तार्किक। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा लॉजिकली वे में चीजें सोचना स्टार्ट कर देता है तो वो उसकी जो संभावनाएं हैं कि क्या चीज सच है क्या चीज गलत है, उन सभी को निर्णय लेने में उसको बहुत आसानी होती है। जैसे कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, आपको लाइव स्ट्रीम करा रहा हूं, तो आप लोगों में अगर लॉजिकली सोचोगे तो आप ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, सही पढ़ा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें आप जब लॉजिकली सोचोगे तभी इन सभी चीजों को आप अंदाजा लगा पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी को अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊं आपको तो कहेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात यहां पर करते हैं, यानी कि सबको साथ लेने की अगर हम बात करें वो किस सिद्धांत पर काम करता है आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, सामाजिक संतुलन यानी कि सोशल इक्विलिब्रियम की यहां पर बात की जाती है। बी ऑप्शन है समानता और समान अवसर यानी कि इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं। सी ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। डी ऑप्शन है विश्व बंधुत्व यानी कि वर्ल्ड ब्रदरहुड। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर सबको साथ लेने की बात की जा रही है तो सभी को साथ लेकर के और समान अवसर प्रदान किया जाएगा, तभी वो चीज समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लाइक अभी भी बहुत कम है, प्लीज आप लोग लाइक करते हुए चलिए, और अगर नए लोग देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस जरूर कर दीजिएगा। 13th क्वेश्चन है आपके सामने कि समाज
पुरुष और महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करता है, यह कथन क्या स्पष्ट करता है? जो आपका सोसाइटी है वो मेल और फीमेल को किस तरीके से उनको देखती है, कैसे उनको निर्धारित करती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, एक निहित निर्माण के रूप में, यानी कि इनहेरिटेंट की यहां पर बात की जा रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। इनहेरिटेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक वंशुनागत के रूप में, बिल्कुल नई बात है, ये हेरिडिटी की यहां पर बात नहीं की जा रही है। सी ऑप्शन है, एक सहज के निर्माण में, यानी कि इंट्यूटिव की यहां पर बात की जाए तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन बात करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करते हैं, एक सामाजिक निर्माण के रूप में सोशल कंस्ट्रक्शन की हम यहां पर बात करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो 13 का जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आ गया है क्वेश्चन अब एनसीएफ 2005 से। जिसने भी एनसीएफ 2005 की वीडियो नहीं देखी है, यहां ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 से किसकी समझ प्राप्त होती है। ठीक है, यह आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, मानवतावाद, बी ऑप्शन है व्यवहारवाद, सी ऑप्शन है निर्माणवाद, या फिर डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो कहते हैं हम कॉग्निटिव थियरी की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो 14 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माणवाद, यानी कि एक्टिविटी करके जो भी बच्चा सीखता है। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चा अगर कुछ करके सीख रहा है तो वही उसके लिए बहुत बेहतर है। एक्टिविटी करके सीखना ही क्या कहता है एनसीएफ 2005। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, और इस सेशन का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अपसारी सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो है। अब यहां पर एक टर्म आया है अपसारी सोच, इसको हम इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग की यहां पर हम बात करेंगे। यानी कि जैसे कि आप कभी सड़क वगैरह पे जा रहे होगे तो वहां पर कभी डाइवर्जन लिखा होता है, यानी कि आप यहां से घूम जाइए, तो इस तरीके से कुछ थिंकिंग की यहां पर बात की जा रही है। ऑप्शन पढ़ता हूं, अक्षम यानी कि डिसेबल्ड, डिसलैक्सिस इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव, या फिर डी ऑप्शन है लचीला। लचीला को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो रीसाइलेंट आप कह सकते हो। ठीक है, लचीला मतलब, रीसाइलेंट मतलब आप कह सकते हो कि जो बहुत जल्दी हार नहीं मानता है ना, करता जाता है, हारता जाता है, हारता जाता है, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है, हार नहीं मानता है, और एक ऐसा टाइम आता है वो करके दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो 15 था उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है, अब सारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो बच्चों की पहचान करते हैं वो होता है हमारा क्रिएटिव। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी डाइवर्जन में जा सकता है, इधर उधर उधर कुछ भी, हर एक सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है, हर एक वो काम कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, स्टडी कर सकता है, बाइक चला सकता है, कार चला सकता है, जब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, तो 15 का जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे 15 क्वेश्चन की सीरीज आज मैंने आपको करा दी, सीडीपी से टेस्ट था आप लोग के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन में प्रेस करिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन में प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट होती है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जुड़ करके हमसे कोई भी डाउट वहां पर आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।